हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो अभी हाफ ईयरली चल रहा है। किसी के स्कूल में स्टार्ट हो गया और कुछ बच्चों के स्कूल में स्टार्ट होने वाला। तो हाफ ईयरली के रिवीजन सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हुए आज एक और वन शॉट लेक्चर लेके आ गए हैं आप लोगों के सामने, जो कि क्या है, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 8। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ, व्हेन एंड वेयर, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो वन शॉट का इंपॉर्टेंस अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा। मजे में हम लोग जिसका तैयार है तो उसके लिए रिवीजन करवाएंगे, जिसका तैयार नहीं है उसके लिए हम लोग फिर से अच्छे से पढ़ाएंगे, कंप्लीट करवा। ठीक, तो चलिए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज एक प्यारा सा लेक्चर को हम लोग कवर करते हैं। तो पढ़ना क्या है आज? आज है डेट्स, इवेंट। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स? हाउ डू वी periodization and why? What is colonial? Records of administration, survey report, what official record do not tell, and other source। इतना हम लोग आज कवर करने वाले। ठीक, तो सबसे पहला चीज, हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। ये जो डेट्स है ये कितने इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला चीज, पहले हिस्ट्री का मतलब होता था केवल डेट्स। इसमें क्या होता था, जो भी हिस्टोरियंस होते थे वो डेट्स को सबसे ज्यादा वैल्यू देते थे कि राजा अगर किंग है तो कब राजगद्दी पर चढ़ा, कब राजा बना, राजा का कब शादी हुआ, कब उसका विवाह हुआ, शादी हुआ, कब वो युद्ध लड़ा, युद्ध में कौन जीता, कब जीता, ये सारा चीज मैटर करता था पहले। लेकिन आज जो है हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ है? हिस्ट्री का मतलब जो पहले सिस्टम था, पहले जिस तरह से चल रहा था सिस्टम, और अब जो चल रहा है उसमें कैसे चेंजिंग, बिफोर एंड आफ्टर, इसके बीच में। ठीक, बिफोर जो पहले चल रहा था और आफ्टर अभी जो चल रहा है, इसके बीच में जो चेंजिंग आई, इस चेंजिंग को ही तो हम लोग आज ठीक, अब देखिए, अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विथ डेट्स। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंपैरिजन, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर और आफ्टर में क्या क्या चेंजिंग आई उसको, उसके कंपैरिजन को हम, जैसे हर एक चीज का हिस्ट्री होता है। चाय का भी अपना हिस्ट्री है, सबसे पहले कब चाय पी गई ये हम लोग जानते हैं। लेकिन क्या बता सकते हैं कि इंडिया में कब चाय का शुरू? कोई एक डेट हम लोग याद रखते हैं क्या? उससे पहले लोग चाय नहीं पीते थे? रेलवे आने से पहले क्या लोग सफर नहीं करते थे? पेपर आने से पहले लोग क्या लोग न्यूज नहीं पढ़ते थे? तो एवरीथिंग मस्ट हैव अ टाइम पीरियड, बट इट इज एक्चुअली इनकरेक्टेड टू फिक्स। एक डेट फिक्स करना ये गलत है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल, पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। अगर हम बोल दे 22 मार्च से लोग चाय पीना स्टार्ट किया, क्या ये सही होगा? क्या 22 मार्च से पहले कोई चाय नहीं पीता? तो हर एक चीज का एक इतिहास है, लंबा इतिहास है। किसी का एक फिक्स डेट बताना ये सही नहीं है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन डेट्स वेयर द क्रेजी थिंग्स। पहले हिस्टोरियंस क्या करते थे, कब राजा राजा बने, कब उन्होंने युद्ध लड़ा, कब उन्होंने युद्ध जीता, ये सभी चीज पर ज्यादा फोकस करते थे। ठीक, इट वॉज अ मिसकंसेप्शन अबाउट हिस्ट्री दैट इट इज ओनली अबाउट द मेमोराइजिंग डेट्स। ऐसा मिसकंसेप्शन था लोगों में कि हिस्ट्री जो है केवल डेट्स रटने वाला सब्जेक्ट है, और जो इसे क्या बनाता है, बोरिंग बनाता है।
तो हम लोग इसको बोरिंग नहीं बनने देंगे, बहुत ही प्यार से और बहुत ही आसानी से को कवर करने वाले हैं। व्हाट हिस्ट्री टेल्स अस, हिस्ट्री हमें क्या बताती है। तो आप लोग कोई बताएंगे कि हिस्ट्री हमें क्या बताती है। हिस्ट्री हमें दिखाती है कि पहले चीजें कैसी थी और अब कैसे बदल गई। हिस्ट्री हमें दिखाती है कि पहले कैसी थी और अब कैसे बदल गई। How things were in the past and how things have changed. It is certainly about the change that occur over a period of time. चेंज जो हुआ है पीरियड ऑफ टाइम में, ये को बताती है। When we compare the past with present, we refer to time as before and after. अभी अगर पुराने समय से अभी का देखें, पहले सोसाइटी कैसी थी अभी कैसी है, इनके बीच में जो कंपेयर करते हैं, ठीक, पहले और आज में, यही हमें इतिहास बताती है। कभी कभी एक एग्जैक्ट डेट देना गलत होता है, क्योंकि कुछ चेंजेस लंबे टाइम में होते हैं। जैसे कि चाय, क्या लोग एक ही दिन सारे लोग चाय पीना शुरू किया? तो क्या हम ऐसा बता सकते हैं कि 22 मार्च का हम एग्जाम्पल लिए थे, अगर ये कहा जाए 22 मार्च को ही पूरा देश चाय पिएगा, क्या उससे पहले कोई नहीं पिया? क्या उसके बाद कोई ऐसा नहीं था कोई कि 22 को छोड़ के 23 को पिया हो? तो कोई एक डेट फिक्स करना गलत है, लंबा इतिहास है, ठीक। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लोग अब हिस्टोरिकल क्वेश्चन रिफर्स टू टाइम, क्वेश्चन दैट आर एक्चुअली हिस्टोरिकल refers us back to notion of time, but time does not have to be always precisely dated in the terms of a particular year or a month. सेम वही चीज है जो तभी से हम बताते आ रहे हैं। Sometimes it is absolutely wrong to fix a precise date to process that happen over a period of time. यही सेम चीज जो तभी से हम लोग बात करते आ रहे हैं, प्रिसाइज डेट जो हम लोग फिक्स करेंगे। जैसे चाय कॉफी पीने का, पूरे देश में सभी लोग एक साथ तो नहीं, कोई लोग पहले पिया कोई बाद में पिया, और धीरे धीरे लंबा इतिहास है हर चीज का। व्हेन वाज रेलवे बिल्ट, क्या एक ही दिन में सारा पटरी बिछ गया, आ गया इंजन बन गया, इंजन आके ट्रैक पर दौड़ने लग गया, सारा कुछ नहीं। इस रेलवे बनने का भी लंबा इतिहास है, ठीक। व्हेन वाज रेलवे बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवे, रेलवे से पहले कैसे लोग ट्रेवल करते थे, ये सब। How people got to hear about the things before newspaper began to be, न्यूज़पेपर बनने से पहले लोग कैसे पढ़ते थे न्यूज। ऑन विच डेट ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड और नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, अब क्या नेशनल मूवमेंट एक ही दिन स्टार्ट हुआ, ये बताइए। हम लोग कहते हैं कि भारत आजाद कब हुआ, 1947, लेकिन आजाद होने में सैकड़ों साल लग गए। सैकड़ों साल तक आंदोलन करने के बाद हमें आजादी मिली। हम लोग तो एक डेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे का बहुत लंबा इतिहास होता है। ऑल दिस चेंज हैपेंड और अकर ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, वी कैन ओनली रिफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम, एन अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर दीज चेंज बिकेम विजिबल, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, जो दिखता है उसको ही हम लोग मान लेते हैं, और फिर अच्छा, इसको अगर हम लोग सिंपल सा समझे तो क्या कहेंगे कि हिस्ट्री का जो मतलब है सिर्फ डेट्स याद करना नहीं है, हिस्ट्री समझना है कि टाइम के साथ चीजें कैसे बदली, सोसाइटी में क्या क्या चेंज आए पहले और बाद में, ये सारी चीज। अब क्या है, अब यहां से सिंपल सा चीज है, हिस्ट्री को डेट के साथ क्यों जोड़ा जाता है, हिस्ट्री को डेट के साथ क्यों जोड़ा जाता, व्हाई हिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट्स के रीजन। अब यहां पर सिंपल सा चीज है, हिस्ट्री को क्यों डेट के साथ जोड़ा जाता। अर्लियर देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट, दिस इज वन स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्ट्री ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट, देश सेंट्रिक हिस्ट्री रिकॉर्डेड। पहले हम जैसे बोले
क्या था कि पहले जमाने में जो भी इतिहासकार थे, हिस्ट्री लिखने का स्टाइल ही अलग था। हिस्ट्री लिखने का स्टाइल ही अलग था। बस बड़े इवेंट और वार्स की डेट को नोट किया जाता था। ठीक, कोई भी लोग क्रॉन मतलब कब राजा कब बना, मतलब सिर्फ रूलर्स के बारे में ही था पहले। राजा महाराजा के लाइफ इवेंट के बारे में कब उसको, ठीक, कब उसको बेटा हुआ, कब उसको बेटी हुआ, ठीक, कब कब वो युद्ध लड़े, कब वो युद्ध जीते, इसी सब चीज के बारे में था। कब उसकी शादी हुई, कब बैटल लड़ी गई, कब डेथ हुआ, कब अगला रूलर आया। मतलब हिस्ट्री सिर्फ डेट और रूलर के इवेंट तक ही लिमिटेड थी पहले। ठीक, तो ये जो था, तो इसमें विच डेट्स आर इम्पोर्टेंट, तो डेट्स कौन था जो इम्पोर्टेंट था, कौन सा डेट था जो इम्पोर्टेंट था। हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट डेट, बट डेट टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट, डेट डिपेंड ऑन इट। अब यहां पर सिंपल सा चीज कि कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते आ रहे हैं कि हिस्ट्री सिर्फ डेट पे बेस्ड होती थी। राजा महाराजाओं के इवेंट, जो भी बड़े बड़े इवेंट होते थे, उन सभी से रिलेटेड होता था। लेकिन इसमें डेट ये इम्पोर्टेंट कौन सी है, ये डिपेंड करता है कि हम किस इवेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं, किस इवेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं। हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट डेट, बट डेट डू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डेट डिपेंड ऑन इवेंट, मतलब कि हम लोग अगर फोकस कर रहे हैं राजा पे, फोकस कर रहे हैं राजा रानी पे, तो हमें वही दिखेगा। राजा कब राजा बना, राजा के कब शादी हुए, राजा के कब बच्चे हुए, और बच्चे कब खेलना शुरू हुआ, कब दौड़ना शुरू हुआ, यही सब चीज। लेकिन जब हम लोग किसी भी इवेंट, दूसरे इवेंट पर फोकस करने लगे, किसी इशू पर फोकस करने लगेंगे, तब हमें सब्सिक्वेंटली द डेट विल ऑल्सो चेंज। जैसे डेट आर नॉट इंपॉर्टेंट ऑन देयर ऑन, दे बिकम इंपॉर्टेंट व्हेन वी फोकस ऑन अ पार्टिकुलर इवेंट। जब हम किसी पार्टिकुलर इवेंट पर फोकस करेंगे तभी डेट चेंज होगा। जैसे एग्जांपल, जालियांवाला बाग इवेंट, मैसेकेयर, यहाँ पर जो हुआ था नरसंहार, लोगों को जो मारा गया था जालियांवाला बाग में, जनरल डायर आके चारों तरफ से जालियांवाला मैदान का गेट बंद करके चारों ओर से गोलियों की बरसात कर दी। हजारों लोग इसमें मारे गए, हजारों घायल हुए, हजारों, एक हजारों के हजार इसमें लोग जिंदा मार दिया गया। तब तक गोली चलाते रहे, चाकू से मारते रहे, जब तक कि उस खत्म हो गई हो। तो ऐसा नरसंहार था। इन सभी चीजों को हम याद रखेंगे कि हमारे साथ किस तरह से अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ। इफ वी चेंज आवर फोकस ऑफ स्टडी, वी बिगेन टू लुक एट न्यू इश्यूज एंड न्यू डेट्स बिकम इम्पोर्टेंट। जैसे कि आप लोग अगर पास करने के लिए पढ़ोगे, 40% लाने के लिए पढ़ोगे, तो मन ही नहीं लगेगा पढ़ने पे। जब टॉप करने के लिए पढ़ोगे, 95% लाने के लिए पढ़ोगे, तो देखो कितना ज्यादा पढ़ाई अच्छा लगता है आप लोग। तो ये सारी चीज है। चलिए आगे। हिस्ट्री इज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस, ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स वेयर लिंक्ड टू द गवर्नर जनरल एंड वायसराय, देयर एक्टिविटी, पॉलिसी, अचीवमेंट। अब यहां पर सिंपल सा चीज है कि आखिर हम लोगों को का जो हिस्ट्री है वो लिखा कौन। ठीक, अब ब्रिटिशर्स ने इतिहास लिखी, ब्रिटिशर्स ने इतिहास लिखी, तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अपने लोगों को ज्यादा फोकस करें। तो इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स को लिंक किए गए, वो सारे इससे लिंक्ड है, गवर्नर जनरल से और वायसराय से, इसके एक्टिविटीज से, इसके पॉलिसीज, इसके अचीवमेंट से इंटरलिंक्ड है। वारेन हास्टिंग 1773 टू 1785 टू लॉर्ड माउंटबेटन, मतलब ये सारा कुछ पर डिपेंडेंट है हमारी हिस्ट्री। इट वाज
if there was nothing outside their lives that was important for us to know. For example, activity of different groups and classes. अब सिंपल सा चीज है, हमारे जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो हिस्ट्री लिखी उसमें सब इंपॉर्टेंट डेट्स जो भी था वो गवर्नर जनरल और वायसराय के साथ जोड़ा गया। ठीक, उनके एक्टिविटी, पॉलिसी, अचीवमेंट को रिकॉर्ड किया गया। वारेन हास्टिंग 1773 टू 1785 से लेके लॉर्ड माउंटबेटन तक इन सभी चीज को कवर किया। ऐसा लगता जैसे कि ब्रिटिश रूल के अलावा हिस्ट्री में कुछ नहीं। क्या इन्हें हमारे सोसाइटी, हमारे समाज, हमारे लोग किस तरह से रह रहे हैं, हमारे यहाँ किस तरह से रिलीजियस ग्रुप काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ किस तरह से सोशल ग्रुप सब हैं, सभी चीजों के बारे में नहीं, किस तरह से हम लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, सभी चीजों के बारे में बात नहीं की गई। ठीक इस वजह से आज हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडियन लोगों के बारे में, डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट क्लास के बारे में पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द रियलिटी वाज दैट with the life of British Governor General, the activity of Indian simply do not fit. They have no space. But when we write the history from Indian perspective, a new set of dates will become more important for us. अभी देखिए सिंपल सा चीज, ब्रिटिशर्स ने इतिहास लिखा, तो उसका पर्सपेक्टिव क्या था? उसका पर्सपेक्टिव क्या था? गवर्नर जनरल, वायसराय। ठीक, मतलब उसका पर्सपेक्टिव था ब्रिटिशर्स किस तरह से पॉलिसीज यहाँ चला रहे हैं। लेकिन जब हम लोग इतिहास लिखेंगे, इंडियन इतिहास लिखेंगे, तो इनका पर्सपेक्टिव क्या होगा? इंडियन सोसाइटी, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये सारी चीज चलेगी। हमारे समाज के बारे में तब इतिहास में लिखा जाएगा, जानने को मिलेगा। बट व्हेन वी विल राइट द हिस्ट्री, जब हम लिखेंगे इतिहास फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, अ न्यू सेट ऑफ डेट विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट टू नो। तो जब हम लोग इतिहास लिखेंगे, हम लोग को क्या मिलेगा? एक नए सेट ऑफ डेट मिलेंगे, जिसमें कि हमें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, 1857 की क्रांति पढ़ना है, हमारे यहाँ सती प्रथा पढ़ना है, किस तरह से वो सिस्टम था जिसको बंद किया गया, हमारे यहाँ राजा राम मोहन राय के किए गए काम को पढ़ना है, हमारे यहाँ क्या झांसी की रानी के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो हमारे यहाँ क्या होगा? नए डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब यहां से हम लोग देखेंगे नए पर्सपेक्टिव से इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे। व्हेन डिड वारेन हास्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? 1773। नेक्स्ट, व्हाई डू वी पेरियोडाइज एंड हाउ? अब सिंपल सा चीज है, हम लोग क्यों Why do we periodize and how? हम हिस्ट्री को पीरियड्स में क्यों बांटते हैं? ठीक, अब सिंपल सा चीज, हमें हिस्ट्री समझने के लिए अलग अलग पीरियड्स। ठीक, जैसे यहां देखिए, वी पेरियोडाइज हिस्ट्री टू फोकस ऑन इट्स सेंट्रल फीचर, so the term which we periodize become important. For example, British period. अब सिंपल सा चीज है, हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत था। ठीक, हमारे यहाँ दिल्ली सल्तनत था, मुगल आए, और जब मुगल खत्म हुए तो फिर ब्रिटिश आए, और ब्रिटिश जब खत्म हुए तब हम लोग फ्रीडम पाए, हम लोग आजाद हुए। तो हम लोग क्या करते? ब्रिटिश जब हमारे यहाँ आया तो ब्रिटिश के बारे में अलग पढ़ते हैं,
ठीक, मुगल जब आया तो मुगल के बारे में अलग पढ़ते हैं। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज अबाउट द पास्ट, दे शो द इम्पोर्टेंट ऑफ चेंजेस फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। अब सिंपल सा चीज, हम लोग क्यों पेरियोडाइज करते हैं, यहां से क्वेश्चन है। हिस्ट्री को समझने के लिए उसे अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया जाता है कि जब अंग्रेज आए हमारे यहाँ तो अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे लिए क्या फायदा रहा, हमारे लिए क्या नुकसान रहा। इससे हमें उस टाइम के मेन फीचर पर फोकस करने में हेल्प मिलती है कि हमारे यहाँ जब ब्रिटिशर्स आया तो उन्होंने उस क्या इंपॉर्टेंट काम किए, रेलवे लाइन एस्टैब्लिश किए, रेलवे चलाए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे यूनिवर्सिटी चलाए, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब जो भी चीज था मेन इंपॉर्टेंट, उसके बारे में फोकस करने में हमें आसानी होती, हेल्प मिलती है। अब जैसे कि ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो पेरियोडाइजेशन से हमें समझ आता है कि एक समय से दूसरे समय में क्या क्या चेंज हुए। अब जैसे मुगल 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 से क्या हुआ, चेंज क्या हुआ, तो ब्रिटिश पीरियड आया अपने सब, ठीक। तो मुगल से जो ब्रिटिश पीरियड हमारे यहाँ एस्टैब्लिश हुआ, इसमें चेंजिंग क्या क्या आई, चेंजेस क्या क्या हुए, यही चीज तो हमें इतिहास बताती है। तो प्यारा सा इतिहास को और प्यार से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जेम्स मिल पेरियोडाइजेशन। अब यहां से ये स्कॉटिक इकोनॉमिस्ट थे। कौन? जेम्स मिल एक स्कॉटिक इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसफर थे। मतलब सिंपल सा चीज अभी देखने वाली है क्या, कि जेम्स मिल नामक एक व्यक्ति जो क्या है, स्कॉटिश एंड पॉलिटिकल फिलोसफर हैं। ठीक, इतना आपको याद रखना, स्कॉटिश एंड पॉलिटिकल फिलोसफर हैं। कौन? जेम्स मिल। और फिर रोट अ 3 वॉल्यूम बुक इन 1817। अब यहां से सिंपल सा चीज, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक किताब लिखा। कौन सा किताब? चलिए देखते हैं। ठीक, रोट, हेलो हेलो, रोट अ 3 वॉल्यूम बुक इन 1817। अब सिंपल सा चीज है, कब इन्होंने किताब लिखा? 1817 में। 3 वॉल्यूम, एक ऐसा किताब जिसके 3 वॉल्यूम थे। ठीक, अब यहां पर क्या, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मतलब हम लोग जिस टाइम में ब्रिटिश रूल के, कॉलोनियल रूल के अधीन थे हम लोग, उस पीरियड को बोला जाता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इंडिया में जो ब्रिटिश का रूल था उसको बोला जाता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब उस कालखंड को, उस टाइम पीरियड को क्या करते हैं हम लोग, क्या नाम दिए हैं? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब ये जो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है, इसको क्या किया गया है, इस किताब में अपने जो इतिहास है, उस अपना जो इतिहास है उसको क्या किया गया है, 3 पीरियड में डिवाइड किया गया। अब ये 3 पीरियड क्या क्या हैं? अब ये 3 जो पीरियड है, पहला पीरियड क्या है? हिंदू। दूसरा पीरियड क्या है? मुस्लिम। और तीसरा पीरियड क्या है? ब्रिटिश। पहला पीरियड क्या है? हिंदू। पहला पीरियड क्या है? हिंदू। दूसरा क्या है? पहला पीरियड क्या है? हिंदू।
दूसरा क्या है मुस्लिम, और तीसरा पीरियड क्या है ब्रिटिश। अब देखिए ये जो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर थे, क्या नाम था, जेम्स मिल साहब। अब ये जो जेम्स मिल साहब हैं, जेम्स मिल साहब, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बुक लिखा, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मतलब हमारे भारत में जो ब्रिटिश का रूल था उस टाइम पीरियड को क्या, ब्रिटिश इंडिया। ठीक, तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में ये क्या किए, हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है, हमारा जो भारतीय इतिहास है, हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री को क्या किया गया, 3 भाग में बांट दिया गया। क्या क्या, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अब हिंदू कौन से पीरियड को बोला, दिल्ली सल्तनत सब के टाइम को बोला। हमारे यहाँ जो हिंदू रूलर सब थे मुगल के आक्रमण से पहले, उसको हिंदू बोला। फिर आता है मुस्लिम, जब हमारे यहाँ मुगल आए तो उस टाइम पीरियड को क्या बोला, मुस्लिम। और फिर ब्रिटिश रूल, जब हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुई तो इसको ब्रिटिश कहा गया। अब यहां से सिंपल सा, जेम्स मिल ने क्या किया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब में हमारे इतिहास को 3 पार्ट में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में। और फिर मिल्स कंसेप्शन अबाउट एशियन इंडियन सोसाइटी। अब मिल्स का जो कंसेप्शन था एशियन इंडियन सोसाइटी के बारे में, इसको जान लीजिए आप लोग। क्या है मिल्स का कंसेप्शन एशियन इंडियन सोसाइटी। अब जेम्स मिल का मानना था कि एशियन सोसाइटी जो है यूरोप की सोसाइटी जितनी सिविलाइज्ड नहीं। सबसे पहला पॉइंट कि मिल्स कंसेप्शन क्या था इंडियन सोसाइटी के बारे में, यहां बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक, आप लोग ध्यान देंगे। पहला पॉइंट कि एशियन या फिर इंडियन सोसाइटी के बारे में मिल्स का कंसेप्शन क्या था, कि जितने सिविलाइज्ड यूरोपियन सोसाइटी है, संगठित जितने यूरोपियन सोसाइटी है, उतना एशियन सोसाइटी नहीं है। पहला चीज कि मतलब वो हम लोगों को नीचा दिखाया, हमारी सोसाइटी को क्या बोला कि उतने सिविलाइज्ड नहीं है जितना कि यूरोपियन सोसाइटी है। अब यहां पर क्यों ये ऐसा बोलते हैं वो देखिए दूसरा पॉइंट में। ड्यूरिंग हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड सबसे ज्यादा क्या हुआ, रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड द लाइफ। अब सिंपल सा चीज, इनका ऐसा क्यों मानना था कि इंडियन सोसाइटी इतने सिविलाइज्ड नहीं है जितने की यूरोपियन सोसाइटी है, तो सिंपल सा उसका था कि यहां पर रिलीजियस इनटॉलरेंस, मतलब यहां पर धार्मिक असहिष्णुता, ये सारा चीज रिलीजियस इनटॉलरेंस। और दूसरा क्या है, कास्ट टैबूस, जाति प्रथा की जो है जो सिस्टम था हमारे यहाँ, ठीक, जिसमें कि मतलब छोटे बड़े को डिवाइड किया जा रहा था, छोटे बड़े को अलग रखा जा रहा था। जहां बड़े, जिस तालाब में बड़े लोग पानी पिएंगे उसमें छोटे लोग नहीं, मतलब बहुत सारा चीज था, छुआछूत वगैरह सब था, फिर डिस्क्रिमिनेशन होता था, ये सारा चीज। उसके बाद ये जो सुपरस्टिशियस, ये जो था अंधविश्वास, ये सबसे ज्यादा था। आज भी हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत सारे गांव सब में जाके आप लोग देखिए, लोगों को अगर तबीयत खराब होती है डॉक्टर से पहले वैद्य के पास जाते हैं, वो लोग कुछ कुछ झाड़ फूक दे देते हैं, ठीक हो जाता है। मतलब तरह से लोग अपना माइंडसेट तैयार कर लिए हैं। आपको बुखार भी है तो भी आप स्वस्थ अपने आप को फील करा सकते हो। आप अपने मन में ऐसा फील ही नहीं होने दो कि आपका तबीयत खराब है।
आपका जो डेली रूटीन है वो रूटीन करो, बॉडी का गर्म होना होते रहेगा, फिर देखो बीमारी अपने आप भाग जाएगी, फिर आप भी बाबा बन जाओगे। तो ये चीज, तो वो ऐसा जेम्स मिल ने क्यों कहा, जेम्स मिल ने ऐसा क्यों कहा, जेम्स मिल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ड्यूरिंग हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, यहां पर रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट तबूज, अंधविश्वास प्रैक्टिस ज्यादा होता था, ये सारा चीज था। ओनली ब्रिटिश रूल कैन सिविलाइज इंडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स इंस्टीट्यूशन एंड लॉज, ये सारी चीज है। मतलब मिल के हिसाब से क्या था, ब्रिटिश रूल ही इंडिया को सिविलाइज कर सकता है, यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन और लॉज लाकर। मतलब उनके नजरिए में हिंदू मुस्लिम पीरियड जो है उसको डार्कनेस जो है, मतलब उसको अंधकार का युग बताया था इन्होंने। जैसे आप लोग देखिए, इनका क्या मानना था, जेम्स मिल का जो कंसेप्शन था कि एशियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ज्यादा सिविलाइज नहीं है, इसके तुलना ज्यादा सिविलाइज नहीं है, यूरोपियन के तुलना में ज्यादा सिविलाइज नहीं है। यहाँ पर धार्मिक कास्ट, जाति प्रथा, अंधविश्वास वगैरह सब होते हैं। तो इनको सिविलाइज कौन बना सकता है, केवल ब्रिटिशर्स बना सकते हैं, अपने मैनर में यूरोपियन मैनर्स को लाकर, यूरोपियन आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन, यूरोपियन लॉज को स्टैब्लिश करके। ये लोग, ऐसा मानना था इंडियन को भी, एशियन को भी इलाज कर। तो बिफोर द ब्रिटिश रूल द पीरियड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम वाज वन ऑफ डार्कनेस, ऐसा मानना था किसका, इसका मानना था मिल साहब का। अब कंसेप्शन ऑफ जेम्स मिल कुड नॉट बी एक्सेप्ट, ठीक, लेकिन इसको माना नहीं गया। हम लोग आखिर क्यों मानेंगे उसके कहने पे कि हमारा अंधकार का युग था, हमारा ठीक, तो हमारा अंधकार का युग है, ये हम क्यों माने, तो ये सारी चीज। चलिए कुछ क्वेश्चन है। व्हाट वाज जेम्स मिल प्रोफेशन, जेम्स मिल कौन थे, जेम्स मिल थे पॉलिटिकल फिलोसफर और एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। अब यहां पर दोनों चीजें सिंपल, अब यहां क्या करेंगे हम लोग कि जेम्स मिल के बारे में सिंपल सा लिखा हुआ है, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। अब सिंपल सा चीज, अब यहाँ पर आंसर में क्या देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल फिलोसफर भी है, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट भी है। अगर बोथ रहता तो बोथ में लगा देते, नहीं तो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट में लगाएंगे। ठीक, वैसे हमें आंसर दिया हुआ, हमें क्या इसके बारे में जानकारी मिलती है, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर, ठीक, ये सारा हो जाएगा आंसर। चलिए आगे। अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, जेम्स मिल के अनुसार जो कैटेगराइजेशन हुआ, क्या किया जेम्स मिल ने, जेम्स मिल एक बुक लिखा, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कब लिखा, ब्रिटिश इंडिया, ये लिखा 1817 में। और इस बुक में इन्होंने क्या किया, पेरियोडाइज किया, किस चीज को, इतिहास को, हिस्ट्री को पेरियोडाइज किया। कितने पार्ट में, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बदल दिया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। मतलब हमारे यहाँ जो ब्रिटिश रूल रहा, ब्रिटिश से पहले मुगल रूल रहा, उसको मुस्लिम, और उससे पहले हिंदू। अब क्या, विच वन ऑफ द पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो इसको कॉलोनियल, बुद्धिस्ट, मुगल, गुप्ता। अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल कैटेगराइजेशन, विच इज वन ऑफ द पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, मुस्लिम किसको, मुगल को कहा गया, ठीक, मुगल, ठीक। अब यहां पर मुगल है क्या, तो मुगल हो जाएगा, ब्रिटिशर्स होता तो ब्रिटिशर्स आ जाता, ठीक। तो जेम्स मिल साहब ने
हिस्ट्री को 3 पार्ट में हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश बदला, ठीक है। इन विच ईयर वाज द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पब्लिश, अभी जस्ट बताया हमने 1817। नेक्स्ट अब है क्रिटिसिज्म ऑफ मिल्स, हेलो हेलो, क्रिटिसिज्म ऑफ मिल्स पेरियोडाइजेशन। अब जेम्स मिल साहब ने क्या किया, पेरियोडाइजेशन किया। पेरियोडाइजेशन मतलब इतिहास को कई सारे खंड में बदला, पीरियड में बदला, ठीक। इन्होंने कहा इंडिया का जो इतिहास है वो अंधेरों से भरा हुआ है, इसको सुधारने के लिए यहाँ पर लोग अंधविश्वास में जीते हैं, यहाँ लोग जाति प्रथा में उलझ के रह गए हैं, ये सारा चीज है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम कहें, क्या सिंपल शब्दों में अगर कहें कि जेम्स मिल ने हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में बांटा, उनका सोचना था कि सिर्फ ब्रिटिशर्स अच्छे हैं, ब्रिटिशर्स के रूल्स, ब्रिटिशर्स के मैनर बहुत अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हिस्ट्री जो है वो ज़्यादा सिविलाइज्ड है, ब्रिटिश सोसाइटी जो है ज़्यादा सिविलाइज्ड है इन कंपैरिजन टू एशियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, ठीक है। और इस सोसाइटी को अच्छा कौन कर सकता है, ब्रिटिश सोसाइटी। कैसे, ब्रिटिश के रूल्स, ब्रिटिश के मैनर, ब्रिटिश के लॉज, ये सब अगर हम लोग इंडिया में लाए तो इंडिया की सोसाइटी भी सिविलाइज्ड आएगी। ये प्यारा सा चीज। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, क्रिटिसिज्म ऑफ मिल्स पेरियोडाइजेशन। मिल्स का जो विचार था उसको गलत क्यों माना गया, का क्रिटिसाइज क्यों किया गया। तो पहला चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन सिंपल सा बन के आ सकता है कि मिल्स का जो अपने विचार थे, आउट थे, आइडियाज थे, ठीक, सोसाइटी को लेकर, उनका क्रिटिसाइज क्यों किया गया, क्योंकि वो अपने को अच्छा बोला। और अच्छा से पढ़ते हैं और समझते हैं, उससे पहले थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, पानी पिए, ठीक। हेलो 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 हेलो, हाँ कहाँ थे हम लोग, criticism of Mill's periodization. It is not proper to characterize an age only through the religions of the rulers of the time. मतलब उस समय में कौन, अच्छा कौन से रूलर्स थे, रूलर्स अगर मुस्लिम था तो उस टाइम पीरियड को हम लोग मुस्लिम पीरियड कह देंगे। अब यहाँ पे केवल एक लोग रूलर मुस्लिम था तो हम बता देंगे मुस्लिम पीरियड, या अगर रूलर हिंदू है तो हम हिंदू पीरियड कह देंगे। इस चीज को लेकर क्रिटिसाइज हुआ। बिल पीरियडाइजेशन इज नॉट करेक्ट एज इट इंडिकेट दैट lives and practices of other people do not really matter. It is also fact that all rulers in ancient India did not belong to the same faith or religion. For example, अशोका, हर्षवर्धन, गुप्ताज, ये सभी की सोच बाकी सब रूलर से अलग था। ये सारा चीज है, सिर्फ रूलर के रिलीजन के बेसिस पर हम हिस्ट्री को डिवाइड नहीं कर सकते। It is not proper to characterize an age only through the religion of the ruler of the time. अगर उस समय में कोई रूलर किसी और कास्ट के हैं, जाति के, रिलीजन के हैं,
तो उसके बेसिस पर हम लोग पीरियड नहीं बांट सकते हैं। मिल जो है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश पीरियड बना है, पर इससे क्या लगता है कि आम लोगों का जो लाइफ है, आम लोगों का जो प्रैक्टिसेस है, का कोई मैटर नहीं, वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्या केवल रूलर्स का ही वैल्यू, रूलर्स के अकॉर्डिंग पीरियड बांट देंगे? क्या लोग उस समय में क्या खाते थे, किस तरह से रहते थे, क्या प्रैक्टिस करते थे, कैसे कैसे धर्म को अपनाते थे, इस तरह से हिस्ट्री होना चाहिए, प्यारा सा इतिहास। तो अब हम लोग जो है धीरे धीरे इसका पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे, ब्रिटिश पर्सपेक्टिव को छोड़ के इंडियन पर्सपेक्टिव को अपनाएंगे, तब हम लोगों को 1857 झांसी की रानी पढ़ने को मिलेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ने को मिलेगा, जिसमें हम लोग लाल बाल पाल के बारे में पढ़ेंगे, गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, कुंवर सिंह के बारे में पढ़ेंगे, लाजपत राय के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज आगे तो आने ही वाला है, पहले इस चैप्टर को बहुत ही प्यार से खत्म कर ले। जैसे एंशियंट इंडिया के कुछ रूलर थे, एक ही रिलीजन के नहीं थे, अलग अलग रिलीजन के थे। अशोका बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, हर्षवर्धन अशोक ये बुद्ध धर्म को मानते थे। बुद्ध ये हर्षवर्धन कौन से धर्म को मानते थे जी? हर्षवर्धन हिंदू धर्म को मानते थे, ठीक, ये सभी हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन इतने अच्छे अच्छे काम किए ये लोग, ठीक, इसलिए मिल का डिवीजन जो है वो गलत है कि अलग अलग धर्म के लोग भी तो है यहाँ, तो फिर आपने इस पीरियड को कैसे हिंदू पीरियड बोल दिया? ये सारी चीजें जिस कारण से इसका क्रिटिसाइज हुआ, ठीक। अब यहां से हम लोग आएंगे और हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, क्या? एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। दिस periodization too has some drawback. It was also borrowed from the West, where modern period was associated with the growth of all concept of modernity, science, reason, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी। ये भी हम लोग कहाँ से? वेस्ट से लाए हैं। और इसमें भी ड्रॉबैक है, वेस्ट में क्या होता था, जब मॉडर्न टाइम आया, मॉडर्न मशीन आई, मॉडर्नाइजेशन का समय आया, उसको हम लोग मॉडर्न पीरियड बोल दिए। लेकिन इसमें भी कई सारे क्या थे, हाँ। अब सिंपल सा चीज, एक तो क्या किया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश। लेकिन हम लोग जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, एक और तरीके से हिस्ट्री को पीरियडाइज करते हैं, जिसमें क्या, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री। और आप लोग का जो 8th क्लास है, इसमें यही मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक। 6th क्लास में आपने एंशिएंट पढ़ा, 7 में मेडाइवल पढ़ा, और मॉडर्न 8 में पढ़ोगे, और फिर 9th क्लास में जाते वर्ल्ड हिस्ट्री पे चले जाओगे, ठीक। और थोड़ा सा 10th में मॉडर्न आएगा। तो चलिए हम लोग अब इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। क्या है कि हिस्ट्री को पेरियोडाइज करने का एक और तरीका था। वो तरीका क्या था? पीरियड्स में डिवाइड करना। कौन कौन पीरियड? एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड में डिवाइड करना। और फिर वेस्ट में मॉडर्न पीरियड का मतलब क्या होता है ये बता दिया हमने। अब दिक्कत यहां पर अब आगे आएगी। इन इंडिया this concept is also not proper because during British rule people did not have equality, liberty, freedom। अब यहाँ पर भी दिक्कत है क्या कि जब ब्रिटिश रूल था हमारे यहाँ तो लोगों में फ्रीडम नहीं था, लिबर्टी नहीं था, ठीक, इक्वलिटी नहीं था, फ्रीडम नहीं था। नॉर वाज द ब्रिटिश पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। और ना ही ब्रिटिश पीरियड जो है इकोनॉमिक ग्रोथ वाला था, प्रोग्रेस वाला था। तो मेनी हिस्टोरियंस रेफर दिस मॉडर्न पीरियड एज अ कॉलोनियल पीरियड।
तो इसलिए क्या किया गया, क्योंकि ये तो लूट लूट के हमारे यहां से ले गया, इसलिए बहुत सारे हिस्टोरियंस ने क्या किए, ब्रिटिश पीरियड को क्या किया, क्या बोला गया, ब्रिटिश पीरियड को, ब्रिटिश पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहा। ठीक, कोई दिक्कत। अब व्हाट इज कॉलोनियल, अब यहां से आती है बात कि कॉलोनियल क्या है। कौन बताओगे, कोई बताओगे? अब ध्यान से सुनिए, क्या हुआ, ब्रिटिश कैम इन इंडिया, ब्रिटिश हमारे यहाँ आए, इंडिया में आए। ठीक, कॉन्कर्ड लोकल नवाब्स एंड राजा, लोकल जो नवाब थे उनको, उन पर कब्जा किया, राजा को हराया। ठीक, और इस्टाब्लिश देयर रूल, और अपना रूल इस्टाब्लिश किया। तो हम लोग, दे स्टार्टेड सब्जेक्टेड द लोकल्स, establish control over the economic society, they brought the changes in values, taste, customs and practices, therefore when, तो इसलिए one country is conquered or subjugated by another country, it leads to political, economic, social, cultural change, this process is known as कोलोनाइजेशन। यहां पे सिंपल सा चीज, अगर कोई भी कंट्री क्या करती है, कॉन्कर करती है। ठीक, सिंपल सा चीज ऊपर से देखो, ब्रिटिश इंडिया आए, हमारे यहां आया, ब्रिटिश कहाँ आया, इंडिया आया। ठीक, और इंडिया आने के बाद हमारे नवाब्स को, राजा को हरा दिया, हमारे नवाब्स और राजा को क्या किया, हरा दिया। ठीक, फिर अपना रूल एस्टैब्लिश किया, लोगों को अपने अंडर कर लिया, इकोनॉमी और सोसाइटी पर कंट्रोल कर लिया। ठीक, यहां पर क्या है कि मतलब कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं, धोती कुर्ता से जींस शर्ट पे आ गए हम लोग, मतलब कपड़ा में, खाने में, रहन सहन, वैल्यूज, हर एक चीज में बदलाव हुआ, चेंज आए जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को कॉन्कर कर ले। व्हेन वन कंट्री इज कॉन्कर्ड, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को कॉन्कर कर ले, मतलब कब्जा कर ले। ठीक, और उसकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी सब चेंज कर ले, मतलब जैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री को कब्जा करती है तो उसका इकोनॉमिक, ठीक, और पॉलिटिकल हर एक चीज चेंज हो जाती है, सोसाइटी चेंज हो जाती है। तो हम लोग क्या कहते हैं, जहां पर कल्चर चेंज हो जाए, समाज चेंज हो जाए, ठीक, तो हम लोग ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, कोलोनाइजेशन। ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, कोलोनाइजेशन। ठीक, मतलब अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री में जाती है, वहां के लोकल रूलर नवाब सबको कब्जा कर लेती है, वहां के लोगों के खान पान, रहन सहन, हर एक चीज, इकोनॉमी, सोसाइटी, समाज, कल्चर, हर एक चीज को चेंज कर दे, तब उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, कोलोनाइजेशन। किस कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते। हाउ डू वी नो? Here we are conquered only with the history of colonial period. History of last 250 year of British rule or Indian history. Official record of the British administration. Historians used administrative records. Different surveys. Account of pilgrims and travelers. Autobiographies. Autobiographies of important personalities, popular booklet, newspaper, etc. as a source. मतलब हम लोगों को ये सब चीज कैसे पता चलता है, कैसे? ठीक, हाउ डू वी नो? तो हम लोगों को कैसे पता चलता है?
हियर अब देखिए सिंपल सा चीज, हियर वी आर कंसर्न ओनली विद द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल पीरियड। हम लोग केवल क्या करते हैं, कॉलोनियल पीरियड जो कि लगभग 250 साल पुरानी हिस्ट्री है वही पढ़ रहे हैं। हिस्टोरियंस ने ब्रिटिश के ऑफिशियल रिकॉर्ड, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने इतिहास लिखा, उनका पर्सपेक्टिव क्या था, गवर्नर जनरल था, वायसराय था, वो उनके किए गए काम था, यही सब चीज था। इसलिए हम लोग ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड का के मदद से हम लोग क्या करते हैं, इस ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री को देखते हैं, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड होगा, हो गया, सर्वे हो गया, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स वगैरह, ट्रेवलर सब जो घूमते हैं वो सब जो लिख के ले गए, ऑटोबायोग्राफी, जो भी फेमस पीपल सब थे उनके वो सब अपना बायोग्राफी लिखवाते थे, ठीक। और कई सारे न्यूज़पेपर वगैरह सब उस समय के थे, से भी हमें पता चलता है, ठीक। सिंपल सा चीज, ब्रिटिश जो है अपने हर एक काम का रिकॉर्ड रखते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर द इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द हिस्टोरियंस। रिटन इंस्ट्रक्शन, लॉज, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ब्रिटिश हर एक काम का, हर एक अपने काम का रिकॉर्ड रखते थे, ठीक, बनाते थे। लॉज, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सभी का रिकॉर्ड रखते थे, लिख कर रखते थे। और ये जो रिकॉर्ड होता था वो हिस्टोरियन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था। अब है रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर इसको पढ़ते हैं आराम से, अच्छे से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, रिपोर्ट टू द होम डिपार्टमेंट। इन 1946 द colonial government in India was trying to put down a mutiny that broke out on the ships of Royal Indian Navy. Here is a sample of the kind of reports the Home Department got from the different dockyards. Bombay, arrangement have been made for the army to take over ships and establish Royal Naval ships are remaining outside the harbor. Karachi 301 mutineers are under arrest and a few more strongly suspected are to be arrested. All establishments are under military guard. Visakhapatnam, यहाँ जो है द पोजीशन completely under control and no violence has occurred. Military guard have been placed on ships and establishments. No further trouble is expected except that a few men may refuse work. तो ये कौन, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट नंबर 7, फाइल नंबर इतना इतना, होम पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस तरह से ये लोग रिकॉर्ड रखते थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, क्या कहा गया, ये होम डिपार्टमेंट का 1946 का रिकॉर्ड है, जिसमें कि रॉयल इंडियन नेवी नेवी म्यूटिनी, कराची, बॉम्बे, भिजाग, ये जो शिप्स, देखो ये शिप्स यहाँ पर जो हुआ था क्या है, हाँ जी, तो क्या था, रॉयल इंडियन नेवी, वहां पर शिप पे जो रिवॉल्ट हुआ था, रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट वगैरह सब जो हुआ था, कराची, बॉम्बे, बिजाग शिप्स, तो इस पर जो हुआ था रिवॉल्ट, तो इसके बारे में लिखा हुआ है, जिसमें कि रिपोर्ट होम डिपार्टमेंट को भेजा गया था 1946 में, ठीक। गवर्नमेंट ने रिपोर्ट लिखकर होम डिपार्टमेंट को भेजा। ऐसे ही रिकॉर्ड्स हमें उस समय की घटनाओं के बारे में बताते हैं, ठीक। तो यहाँ सिंपल सा चीज इतना जो दिखाया गया है, ये क्या है, एक रिकॉर्ड है
इससे हमें क्या पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक, 1946 में क्या हुआ था, इंडियन नेवी शिप म्यूटिनी, मतलब रिवॉल्ट हुआ था, जिसकी खबर कहाँ कहाँ हुआ था, बॉम्बे हुआ था, कराची, विजाग, ये सब जगह पर हुआ था। कराची, बॉम्बे, विजाग, ये सभी जगह पर हुआ था, जिसकी रिपोर्ट 1946 में होम डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया था। ठीक, अब आगे चलिए, सेटअप रिकॉर्ड्स रूम। अब यहाँ पर ब्रिटिश क्या करते थे, रिकॉर्ड रूम भी बनाते थे। ठीक है, अब ये क्या था, ब्रिटिश ने हर जगह रिकॉर्ड रूम बनाई, जैसे कि विलेज में ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, सेक्रेटरिएट्स, लॉ कोर्ट। जैसे आज भी पापा लोग को देखते होंगे जमीन वगैरह सबका कागज जाके निकालते हुए कहीं और से, ऑफिस वगैरह सबसे निकलवाते हुए, तो यही सब देन है ब्रिटिशर्स का, जिन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड रूम बनाया, जिसमें कि हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, जैसे कि विलेज तहसीलदार ऑफिस, कलेक्ट्रेट, कमिश्नरेट ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटरिएट और लॉ कोर्ट, ये सब हो गया। इन दीज रिकॉर्ड रूम, यहाँ पर क्या होता है, स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वेयर ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर आर प्रिजर्व, लेटर एंड मेमोज ऑफ वेरियस ब्रांचेज। मतलब इसमें क्या होता था ना, बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट, लेटर को प्रिजर्व करके रखा जाता था। ठीक, और लेटर, मेमोज, मतलब रिपोर्ट, इंस्ट्रक्शन, ये सब जो फॉर्म, सभी चीज को प्रिजर्व करके रखा जाता था। ठीक, अब जैसे कि सिंपल सा चीज, जैसे चलिए इसको भी देख लीजिए, स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशन, आर्काइव्स एंड म्यूजियम, ये तो पीछे भी पढ़ लिए। ठीक, these document were carefully copied out and beautifully written by calligraphist with the spread of printing, multiple copies of this were printed। मतलब प्रिजर्व करके बचा बचा के रखा था। कॉलीग्राफर जो हाथ से लिखते थे, उनके द्वारा अच्छे राइटिंग में लिखवाया जाता था, ताकि लंबे समय तक रहे, और फिर बाद में जब प्रिंटिंग आई तो उसके द्वारा भी छपाई होना शुरू हुआ। तो चलिए एक कहानी सुनते हैं, और कहानी के बाद ये एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। क्या है कहानी, कि सोचो तुम स्कूल में हो, ठीक, तुम स्कूल के मॉनिटर हो, और तुम सबका होमवर्क, जो भी कंप्लेंट है वो, ठीक, टीचर्स के जो भी इंस्ट्रक्शन है, सभी एक रजिस्टर में लिखते हो। ठीक, कल कोई फ्यूचर में तुम्हारी क्लास के बारे में अगर कहा जाए कि तुम्हारी क्लास का हिस्ट्री लिखना है, तो वो रजिस्टर्ड के अकॉर्डिंग बता सकता है। इस क्लास के मॉनिटर बहुत अच्छे थे, जो टीचर का हर कहा बात मानते थे। टीचर बहुत अच्छे थे, जो इंस्ट्रक्शन देते थे उसको नोट डाउन करके रखते थे, और पर डे ओपी चेक होता था। कोई बच्चा अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा है तो उसका कंप्लेन हो रहा होता है। ये सारा चीज, वैसे ही ब्रिटिश हर अपना छोटा बड़ा काम लिख कर रखते थे, और आज हिस्टोरियंस उन्हीं पेपर को कॉलोनियल पीरियड समझकर आगे हम लोगों को बताते हैं। चलिए, अब यहां पर क्या है, एक फोटो है, फिगर नंबर 4, द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन द 1920s। क्या है, केम अप इन द 19, हेलो हेलो हेलो, केम अप इन द 90s, गिर गया, हेलो, द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन 1920s। ठीक,
क्या है? नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन 1920s। यहां पर व्हेन न्यू दिल्ली वाज बिल्ट द नेशनल म्यूजियम एंड द नेशनल आर्काइव्स वेयर बोथ लोकेटेड क्लोज टू द वायसरगल पैलेस। दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंट दीज इंस्टीट्यूट हैड बीन। ये मतलब बताया गया, ये क्या है, इसमें ना बहुत सारे ये है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब इसमें, ठीक, इसको स्टोर करके रखा जाता। ये 1920s की बात है। चलिए अब सर्वे रिपोर्ट, अब यहां पर सर्वे रिपोर्ट है और सर्वे रिपोर्ट को हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए सर्वे रिपोर्ट को पढ़ते हैं। थोड़ा कलर को चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर? चलिए ठीक, अब है सर्वे रिपोर्ट। अब यहां पर एक और सोर्स है हिस्ट्री लिखने का। ठीक, was survey recording and examining a particular area subject etc. British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. For this purpose, they conduct various type of survey और रेवेन्यू सर्वे, विलेज टोपोग्राफी वगैरह सब, ये सारा चीज। तो मतलब क्या था इसका मेन मोटो, क्या था ये देखिए कि अब यहां पर क्या है कि ब्रिटिश को लगता था कि जब तक एक कंट्री को अच्छी तरह से मेजर और जांच नहीं करेंगे तब तक उसे इफेक्टिवली रूल नहीं कर सकते हैं। ठीक, उन्होंने कई सर्वे करवाए। कौन? ब्रिटिशर्स ने कई सर्वे करवाए और इसमें क्या था? रेवेन्यू सर्वे, कितनी फसल उगती है और कितना टैक्स लेना है, ये सारा है रेवेन्यू सर्वे। कितनी फसल उगती है और कितना टैक्स लेना, ये रेवेन्यू सर्वे बताती है। विलेज टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब सॉइल के ऊपर वाला हिस्सा। अब यहाँ विलेज में क्या हुआ, नक्शा बनाया गया, जमीन की क्वालिटी चेक की गई, सॉइल की क्वालिटी चेक की गई, जमीन कितना ऊंचा गहरा है ये चेक किया गया, सॉइल की क्वालिटी, फ्लोरा फोना, जीव जंतु, प्लांट्स एंड एनिमल, लोकल हिस्ट्री, वहां का लोकल इतिहास, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न जानते हो, साल में कितनी फसल हो रही है। ठीक, डिटेल सर्वे, तभी जो है इन लोगों को फायदा होगा, जब तक सर्वे नहीं होगा, ये सारी चीज है। ठीक, और इसके बाद यहीं से शुरू होगा क्या? सेंसस भी, जनगणना भी, मतलब हर प्रत्येक 10 साल पर सेंसस करेंगे, जनगणना करेंगे, पॉपुलेशन मेजर करेंगे। ठीक, हम लोग इसमें देखेंगे कि कितना पॉपुलेशन है कंट्री में, कौन से जाति के कितने लोग हैं, कौन से धर्म के कितने लोग हैं, कौन से लोग क्या काम करते हैं। और भी अलग सर्वे होता था जिसमें कि बोटनिकल सर्वे, जोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, इटीसी इटीसी इटीसी। मतलब यहाँ पर क्या है, सेंसस हर साल में होगा, जाति, काम, ये सभी चीज देखेंगे। और दूसरा सर्वे क्या होगा, पौधे के बारे में जानकारी लेना, जानवर के बारे में जानकारी लेना। ठीक,
आर्कियोलॉजिकल, पुराने पुराने जो भी चीज है, स्मारक वगैरह, चिन्ह जो भी है, खुदाई वगैरह सब। एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब समाज, ट्राइब्स वगैरह सब के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में जानकारी लेना, ये सभी चीज का सर्वे उन्होंने कराया। उन लोगों का मानना ही था ये सभी चीज हम जानेंगे देश के बारे में, तभी हम यहाँ पर रूल कर पाएंगे। और फिर यहाँ देखिए क्या है, सर्वे बीइंग कैरिड आउट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। यहाँ पर सर्वे कराया जा रहा है जमीन का। अब यहाँ पर देखो इसको चला रहे हैं, चला रहे, जमीन कितना दब रहा है इससे भी पता चल रहा है। अब मिट्टी कितना मतलब ठोस है, कितना हार्ड है। ठीक, वहां पर क्वालिटी यहाँ पे देख रहे हो, लग रहा है ऐसा कि लिख रहे हैं कुछ। ठीक, तो कुछ ना कुछ लिखा जा रहा है। यहाँ मिट्टी इसके मुट्ठी में है, दिख रहा है। ठीक, ये सारा चीज है, सर्वे हो रहा है। आगे, व्हाट स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन वेयर एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिशर्स टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड। क्या आर्काइव्स एंड म्यूजियम बनाए गए ताकि रिकॉर्ड को अच्छे से रख सके। अब व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल्स, क्या है, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल्स। सबसे पहला चीज, अंडरस्टैंड द हेडिंग। अब यहां पर सिंपल सा चीज, क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है क्या नहीं बताती है हमें, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। तो प्रॉब्लम तो ये थी कि रिकॉर्ड सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसियर के नजरिए से बनती थी। ब्रिटिश ऑफिसियर जैसा चाहते थे वैसा लिखते थे। ठीक है, इंडियंस की सोच, इंडियंस के एक्सपीरियंस, इंडियंस के फीलिंग्स, ये सभी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। ठीक, मतलब जो लिख रहा है, मतलब जो लिखा हुआ है जरूरी नहीं हमेशा वो सच हो, वो अपने अपने हिसाब से लिखते थे। हिस्ट्री रिटेन अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रिटिश, अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखते थे। अब्सेंस ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन पर्सपेक्टिव को छोड़कर वो अपने अकॉर्डिंग लिखते थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड जो भी चीज बता रही है हमेशा वो सही हो ऐसा नहीं है। ठीक है, एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर, यहाँ पे देखो रियलिटी में भी डिफरेंट, वो क्या प्रिजर्व करके रख रहे हैं उससे रियलिटी अलग है। अब यहाँ पर देखो और सिंपल सा चीज, इट इज टू बी नोटेड दैट द रिकॉर्ड मेंशन अबव आर ऑल ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड दे टेल्स अस ओनली अबाउट द ऑफिशियल वर्जन। These official records do not always help us to understand what other people in the country felt and lay behind their action। मतलब ये केवल ब्रिटिश के नज़रिए से बनाई गई, वो जो चाहते थे रखना प्रिजर्व करके वही हमारे पास है, और हमेशा ये सही नहीं होगा। नज़रिए से बनाया है ताकि बाद में जाके दुनिया को कैसे देखे, वो सभी चीज़ जो बनाया है। अब यहाँ पर है अदर सोर्स। अच्छा, पैर दर्द करने लगा, चलो थोड़ी देर बैठ जाते। ठीक, अब क्या है कि अदर सोर्स यही है ना, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और भी था कि जो भी लिखा हुआ ब्रिटिश अपने बारे में लिखे हैं, लेकिन कभी देखे हो कहीं पे पीजेंट्स के बारे में, वर्कर के बारे में, ट्राइबल्स की फीलिंग्स के बारे में, इन सभी चीजों का जिक्र हुआ है कहीं? एक तरफा हिस्ट्री लिखी गई है जिसका क्या क्रिटिसाइज भी हुआ है। ठीक, ये सभी चीज था। अब यहां पर देखो अदर सोर्सेज, हिस्ट्री मस्ट बी लुक्ड फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव आल्सो। हिस्ट्री को दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी देखने की जरूरत है, जैसे कि डायरीज ऑफ पीपल, लोग जो उस टाइम में लिखते थे। अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स, ट्रेवलर्स सब जो हमारे यहाँ आए, मतलब बहुत सारे लोगों ने अपनी बायोग्राफी लिखवाई। बहुत सारे पॉपुलर किताब उस टाइम में लिखे गए थे। न्यूज़पेपर जो लीडर्स, रिफॉर्मर्स, पोएट्स, आइडियाज वगैरह सबको बताते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी
पीजेंट वर्कर और ट्रैवल की लाइफ के बारे में कहाँ से डिटेल मिलेगा? इसमें भी डिटेल नहीं मिलेगा। तो अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। येट द हिस्ट्री लैक द पर्सपेक्टिव ऑफ पीजेंट वर्कर, ठीक। अब यहाँ पर नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, अब यहाँ पर शायद पानी के बारे में बताया गया है। ये शायद पेपर का कटिंग है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। ये कौन सा? हिंदुस्तान टाइम 22 मार्च 1946 को लिखा गया है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 22 मार्च 1946। इसमें लिखा गया, क्या लिखा गया है? न्यूज़पेपर प्रोवाइड अकाउंट्स ऑफ द मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हियर इज अ रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस स्ट्राइक इन 1946। मतलब यहाँ पर एक रिपोर्ट दिखाया जा रहा है पुलिस स्ट्राइक का, जो 1946 में। अब यहाँ पर क्या था ये कि मोर देन 2000 पुलिसमैन इन दिल्ली रिफ्यूज टू टेक देयर फूड ऑन थर्सडे मॉर्निंग एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर लो सैलरी। 2000 से ज्यादा लोग सैलरी एंड द बैड क्वालिटी ऑफ फूड सप्लाइड टू देम फ्रॉम द पुलिस लाइन्स as the news spread to the other police station. The man there also refused to take food. One of the strikers said, the food supplied to us from the police line kitchen is not fit for human consumption. Even cattle would not eat the chapatis and dal which we have. इतना दयनीय चीज है, इतना मतलब कितना बुरा स्थिति था उस टाइम में। मतलब ये बता रहे हैं कि एक न्यूज़पेपर जो है हिंदुस्तान टाइम, इसमें बताया जा रहा है 1946 का है, जिसमें पुलिस स्ट्राइक करते हैं, ठीक। स्ट्राइक मतलब हड़ताल, पुलिस स्ट्राइक करते हैं। 2000 से ज्यादा पुलिसमैन दिल्ली में वो खाना लेने से मना कर देते हैं, ठीक। और क्यों खाना लेने से मना कर देते हैं? ये बोलते हैं कि हमारी सैलरी बहुत कम है और हमें जो खाना मिल रही है वो खाना तो जानवर भी ना खाए। ऐसा खाना है जो जानवर भी खाने से इनकार कर दे, जो हमें दिया जाता है। तो जैसे ही ये खबर और भी पुलिस स्टेशन तक पहुंची, वो लोग भी स्ट्राइक किए, इसको बताया जा रहा है, ठीक। मतलब न्यूज़पेपर से हमें लोगों के स्ट्रगल और ग्राउंड रियलिटी का भी आइडियाज मिलता है, ठीक। तो इस न्यूज़पेपर के बाद कोई और आदमी लिखे होंगे इसको लीड कौन कर रहे हैं, तो वो भी जानने को मिलेगा हमें, ठीक। ये सारी चीजें हैं। When was the East India Company incorporated by the Royal Charter? कब? रॉयल चार्टर कब? दिसंबर 31 इन 1600। एलिजाबेथ क्या की? इसको प्रोवाइड की, चार्टर्ड, ठीक है, रॉयल चार्टर, ठीक। अब Why did the British believe in conducting detailed survey in the colonies? क्यों डिटेल सर्वे करवाना चाहता था? To map the entire country, to promote artistic, to preserve natural resource, to encourage exploitation, to map the entire country. जल्दी बोलो। To map the entire country. Very good. Next. ठीक। अब क्या है? अकॉर्डिंग टू मिल्स ऑल सोसाइटीज, ऑल डैश सोसाइटी वेयर ऑफ लोअर लेवल। मिल्स क्या कहे थे कि ब्रिटिश सोसाइटी जो है के तुलना में इंडियन सोसाइटी क्या है? लोअर लेवल है। एशियन सोसाइटी एशियन कर देंगे। डैश वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल? वॉरेन हास्टिंग। कब बना था? 17, ठीक, वेरी गुड। डैश केम अप इन द 1920s टू स्टोर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अभी फोटो देखे थे, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया 1920, मतलब 20s में आया था, ठीक। नेक्स्ट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। एनसीईआरटी। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन।
क्रिश्चियन, फॉल्स। ब्रिटिशर्स, भले ब्रिटिशर्स जो इस धर्म को मानते हैं, लेकिन क्या ये क्रिश्चियन सही है? गलत है सच में? ठीक, बढ़िया। तो अब यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट पीपल ऑफ कंट्री थिंक द ब्रिटिश थॉट सर्वे वेयर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तो लास्ट वाला तो सही है ही। और बताइए, और कोई सही लग रहा है इसमें? सेकेंड वाला, व्हाट पीपल ऑफ द कंट्री थिंक, ऑफिशियल रिकॉर्ड, लोग क्या सोचते हैं कंट्री के, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड बताएगा। वो तो अपने अकॉर्डिंग ना रिकॉर्ड बनवाया है, वो लोग अपने अकॉर्डिंग ने लिखवाया है। ठीक, फॉल्स पूछ रहा है कि ट्रू? अच्छा, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये बताना है। ठीक, तो सबसे पहला जेम्स मिल जो है स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है, ठीक, पॉलिटिकल फिलोसफर। इन्होंने क्या किया? इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, जो कि क्रिश्चियन तो नहीं है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? पहला वाला फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि क्रिश्चियन के जगह पर यहां पर ब्रिटिश होगा। ठीक, अब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल ऑफ कंट्री थिंक, ये गलत होगा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या उस कंट्री के लीडर चाह रहे हैं वही बताती है। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा? ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। दूसरा, अरे दूसरा फॉल्स की ट्रू? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? द ब्रिटिश थॉट सर्वे वेयर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव, द ब्रिटिश, क्या ये तो लग रहा है ट्रू होगा? होगा? सी का ट्रू, वेरी गुड। चलिए, ये वाला ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट? तो आंसर यहां पर प्यारा सा है, ब्रिटिश प्रिजर्व द इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बिकॉज these serve as a record of what the official thought, official, what they were interested in and what they wished for according to the British। मतलब यहाँ पर प्यारा सा आंसर लिखा हो, राइटिंग वाज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीकिंग। उनका मानना था लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स कैन बी यूटिलाइज फॉर रेफरेंस, रख रख के स्टोर करो, मच लेटर पीरियड व्हेन एवर रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग, जब भी इसको स्टडी करने की जरूरत होगी, डिबेट करने की जरूरत होगी, तो ये काम आएगा प्रूफ के रूप में। ठीक है, तो आज हम लोग इस प्यारे से चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़े बताइए? सबसे पहले हम लोग पढ़े प्यारा सा चैप्टर क्या? व्हेन एंड ये है। अब इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़े? सबसे पहले क्या पढ़े हम लोग? कौन बताओगे? बताइए। हम लोग सबसे पहले पढ़े कि इतिहास, हिस्ट्री क्या है। ठीक, हमारे पास जो इतिहास है वो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग है, ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से आया है, ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से आया है हमारे पास। ठीक, और जब हम लोग इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने लगेंगे, इंडियन के पर्सपेक्टिव से पढ़ने लगेंगे, तब हमें बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? कोई बताओगे?
इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या कि डेट्स कैसे पहले इंपॉर्टेंट हुआ करता था। डेट्स कैसे पहले इंपॉर्टेंट हुआ करता था। हाउ डेट्स आर इंपॉर्टेंट आर इंपॉर्टेंट ये था पहले। उसके बाद हाउ डेट्स आर इंपॉर्टेंट ये था। फिर हम लोग किस तरह से पेरियोडाइज किए। ठीक, हम लोग किस तरह से पेरियोडाइज किए। हाउ डू वी पेरियोडाइज, हाउ डू वी पेरियोडाइज, इस तरह से किए, कैसे किए, जिसमें कि हम लोग देखें कि जेम्स मिल नामक आदमी, ठीक, जेम्स मिल साहब आए। ये कौन थे, ये थे स्कॉटिश। ये क्या थे, ये इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिकल फिलोसफर थे। इन्होंने क्या किया, ठीक, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में कौन कौन, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने हिस्ट्री को और पेरियोडाइज किए, जिसमें क्या था, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ये सभी चीज धीरे धीरे हम लोगों ने इस चैप्टर को खत्म किया। आप लोग भी इसको खत्म कर लेंगे। और कुछ क्वेश्चन है, डिफरेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, बहुत प्यार से पढ़ा है। हाउ डू हिस्टोरियंस आइडेंटिफाई रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, लिमिटेशन क्या था, व्हाट इज द प्रॉब्लम्स। 1 शॉट पढ़ लोगे सारा खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इंडियन हिस्ट्री का जो पेरियोडाइजेशन हुआ तो उसका प्रॉब्लम्स क्या था, ठीक, ये सारी चीज अभी तक जितना भी पढ़े हम लोग में किसी को कोई डाउट चाहिए तो अब ध्यान दीजिएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से। रिवाइज करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जितने भी यहाँ हमारे पीपीटी में हमारे जो पीडीएफ जो हमें मिलेंगे उसमें जो भी क्वेश्चन होगा, होमवर्क क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को करेंगे। सारे क्वेश्चन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल का क्वेश्चन करेंगे। और जब मॉड्यूल का क्वेश्चन कर लेंगे फिर हम तैयार हैं हीरो के तरह एग्जाम देने के लिए, फोड़ने के लिए इस एग्जाम को। तो क्या आप लोग भी तैयार हैं? मैं तो एज ए टीचर अपना काम कर, अब आप लोग अपना काम कीजिए, इस चैप्टर को प्यार से खत्म कीजिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हम लोग बहुत जल्द ही एक और 1 शॉट लेक्चर के साथ मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट 1 शॉट लेक्चर के साथ।